Assalamualaikum. My name is Maria. My roll number 5008. Our assignment topic is single, double, or triple bond in acyls, alkylidene, and alkylidyne complex. First of all, we discuss the acyl group. In acyl group is derived by the removal of one or more hydroxyl groups from an oxo acid. मतलब oxo acid क्या होते हैं? oxo acid में हम inorganic acid लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम होता है और अल्काइल ग्रुप होता है। मतलब असाइल ग्रुप में इज़ यूजली असाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी डिराइव्ड हो सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला है RCO। आर रिप्रेजेंट एन अल्काइल ग्रुप, ये मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है जैसे कि CH3 C2H4, और ये कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है डेट इज़ लिंक्ड टू कार्बन एटम ऑफ द ग्रुप बाय अ सिंगल बॉन्ड। मतलब ये जो होता है आर, ये कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और फिर ये जो कार्बन नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होता है। और ये मोस्टली असाइल ग्रुप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, असाइल ग्रुप डिराइव हो सकते हैं जैसा कि सल्फोनिक एसिड, फास्फोनिक एसिड। और असाइल ग्रुप आर अटैच टू अ लार्जर मोलिकुलर फ्रेगमेंट्स इन विच केस द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर लिंक्ड बाय अ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड, जिस वक्त डबल बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान तो ये असाइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं लार्ज मोलिकुलर फ्रेगमेंट के फॉर्म में। इसके बाद हम कंपाउंड्स की बात करते हैं। मतलब असाइल क्लोराइड में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? इसमें एसिटाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, दीज कंपाउंड्स विच आर ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ एसिलियम कैटाइंस आर गुड रिएजेंट्स फॉर अटैचिंग एसाइल ग्रुप्स टू वेरियस सबस्ट्रेट। जैसे कि अमाइड्स हो गया, एस्टर हो गया, ये असाइल ग्रुप की फॉर्म है, मतलब टाइप्स हैं एक तरह की, केटोन्स और अल्डिहाइड, ये सारी क्लासेस हैं असाइल ग्रुप की। जैसा कि एसिलियम जो होता है ये कैटाइंस, रेडिकल्स और एनाइंस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जिस वक्त हम ट्रिपल बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा हो जाते हैं एसिलियम आयन के। एसिलियम आयन आर कैटाइन ऑफ द फार्मूला, मतलब इसका फार्मूला है RCO पॉजिटिव। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन दिस कैटाइन, मतलब कैटाइन के फॉर्म में उसकी बॉन्ड लेंथ 1.1 एंगस्ट्रॉम हो जाती है विच इज़ शॉर्टर दैन द 112.8 pm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इंडिकेट्स द ट्रिपल बॉन्ड करैक्टर। फिर हम अगर ये एसिलियम आयन में ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें लीनियर ज्योमेट्री होती है और लीनियर ज्योमेट्री उस वक्त ही होगी जिस वक्त हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म्ड होगी। और फिर इसके जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे रैदर देन कार्बन। मतलब हालांकि आम रूटीन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पर इसमें जिस वक्त कार्बन शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हम किसके थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं? जिस वक्त ये कैटोन्स हैं तो कैटोन्स का EI मास स्पेक्ट्रम जिस वक्त ड्रा करते हैं तो ये हमें इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फ्रेगमेंट्स हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो आयन है एसिलियम आयन्स है ये कॉमन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं जैसा कि फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन और ऑर्गेनिक रिएक्शन सच एज हाशी rearrangement. Salt containing acylium ions can be generated by the removal of halide from an acyl halide. मतलब असीलियम आयन के साल्ट उस वक्त हम प्रोड्यूस करेंगे जिस वक्त असीलियम हैलाइड को रिमूव कर देंगे असाइल हैलाइड से, जैसा कि ये रिएक्शन में बताया हुआ है। RCOCl प्लस SbCl5 के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसके हैलाइड रिमूव हो जाते हैं असाइल हैलाइड से। फिर असाइल रेडिकल्स जनरेट होते हैं फ्रॉम अल्डिहाइड्स बाय हाइड्रोजन एटम अब्स्ट्रैक्शन। जिस वक्त हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो जाता है दे आर अंडरगो रैपिड डीकार्बोनाइलेशन टू अफोर्ड द अल्काइल रेडिकल। उसके बाद ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है और वो फिर रैपिड डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन प्रोसीड होता है। और इसके बाद जो असाइल एनाइन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनयूजुअली टू अनस्टेबल टू बी एक्सप्लोटेड सिंथेटिकली। दे रेडली डाइमराइज टू फ्रॉम एनिडॉयल्स। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और
ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में एक्ट एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं। जैसा कि असाइल लिगेंड इंटरमीडिएट बनाता है इन मैनी कार्बोनाइलेशन रिएक्शन विच आर इम्पोर्टेंट इन सम कैटालिटिक रिएक्शन। Metal acyls arise usually insertion of carbon monoxide into metal alkali bonds. Metal acyls also arise from reaction involving acyl chlorides with low valence metal complexes or by the reaction of organolithium compounds with metal carbonyls. Metal acyls are often described by the two resonance structure जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, one of which is emphasize the basicity of the oxygen center और ऑर्थो अल्काइलेशन ऑफ मेटल असाइल्स गिव फीचर कार्बीन कम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट फिर अल्कलाइडीन कम्प्लेक्स, इसको हम कार्बीन कम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। और ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया मतलब सेंसिस किया गया था 1964 में बाय ईस्टर। कार्बीन कम्प्लेक्स आर नो फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ लिगेंड इंक्लूडिंग द प्रोटोटाइप कार्बीन जैसा कि CH2। द मेजॉरिटी ऑफ सच कम्प्लेक्स इंक्लूडिंग those first senses by feature contain one or two highly electronegativity heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur directly attached to carbene carbon। मतलब डबल बॉन्ड के ज़रिए ये अटैच होते हैं किसी भी मेटल के साथ या लिगेंड के साथ। दीज आर कॉमनली डिजाइनेटेड एज फीचर टाइप कार्बीन कम्प्लेक्स। मतलब इसकी जिस वक्त हम अरेंजमेंट करते हैं तो इसको फिर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो फीचर टाइप कार्बीन कम्प्लेक्स और एक श्रोक टाइप कार्बीन कम्प्लेक्स। हमारे पास श्रोक टाइप कार्बीन कम्प्लेक्स उस वक्त होंगे जिस वक्त कार्बन और हाइड्रोजन अटैच टू कार्बीन एटम, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ही डबल बॉन्ड होगा। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास कंपाउंड आता है जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, वो कार्बन के साथ अटैच होते हैं तो डबल बॉन्ड के ज़रिए, तो वो हम फीचर टाइप कार्बीन टाइप कम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट इस टेबल में उसका डिफरेंस बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट उसकी इस फार्मूले में बताई हुई है कि कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है मेटल और कार्बन के दरमियान। फिर उसका नेक्स्ट फार्मूला है द फार्मूला डबल बॉन्ड इन कार्बन कम्प्लेक्स में बी कंपेयर्ड विद द डबल बॉन्ड इन अल्केन्स। मतलब जैसे अल्केन में डबल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है इसी तरह ये कार्बन कम्प्लेक्स में भी डबल बॉन्ड वैसे ही फॉर्म्ड होता है। इन द केस ऑफ कार्बन कम्प्लेक्स, मतलब कार्बन कम्प्लेक्स में द मेटल मस्ट यूज़ डी ऑर्बिटल रेदर देन अ पी ऑर्बिटल। कार्बन कम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं होता, डी ऑर्बिटल यूज़ होता है, पी ऑर्बिटल यूज़ नहीं होता। टू फॉर्म द आईटी बॉन्ड विद कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जिस वक्त बनाएगा तो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। फिर जिस वक्त ये बॉन्डिंग होगी तो उस वक्त एक इम्पोर्टेंस कार्बन कम्प्लेक्स की, मतलब हम इम्पोर्टेंट उसे देंगे कि ये कम्प्लेक्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होंगे जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अटैच टू कार्बन, कार्बन टेन टू मोर स्टेबल देन कम्प्लेक्स लेकिंग सच एन एटम। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होंगे जिस वक्त कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, जैसा कि एग्जांपल में बताया हुआ है कि विद एन ऑक्सीजन ऑन द कार्बन इज़ मच मोर स्टेबल दैन ये सेकंड एग्जांपल से। मतलब द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स इज इनहेंस्ड इफ़ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कैन पार्टिसिपेट इन द आईटी बॉन्डिंग। मतलब जिस वक्त आईटी बॉन्डिंग में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पार्टिसिपेट करेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई केस नहीं होगा। जिस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा तो डिलोकलाइज्ड होंगी 3 एटम। IT system involving a d orbital on the metal and p orbital on carbon and the electronegativity atom। मतलब 3 एटम की करेक्टरिस्ट उसमें इन्वॉल्व होंगी डबल बॉन्ड में, जैसा कि मेटल का d ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल और तीसरी बात हमारे पास एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। फिर इसी तरह जिस वक्त ये तीनों करेक्टर हमारे पास मौजूद होंगे, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे 3 एटम सिस्टम की, तो फिर वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये नेक्स्ट इस डायग्राम में बताया हुआ है कि 3 तरह की बॉन्डिंग हमारे पास होती हैं, एंटी बॉन्डिंग होती है, नॉन बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होती है।
और फिर उसके बाद ये डिफरेंट एग्जांपल से हमें उनके बॉन्ड डिस्टेंस बताया हुआ है, उनके एग्जांपल्स बताए हुए हैं। जिस वक्त हम इस कार्बेन में हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो जिस क्रोमियम और कार्बन के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 204 pm होगा, कंपेयर्ड विद द टिपिकल सी आर सिंगल का जिस वक्त सी आर और सी के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उस वक्त 220 pm डिस्टेंस होगा, और जिस वक्त डबल बॉन्ड होगा उस वक्त 204 pm उसका डिस्टेंस होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और फिर ये होगा कि एन एम आर स्पेक्ट्रम में जिस वक्त हम ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो वो प्रोटोन एन एम आर स्पेक्ट्रम डेट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट पे डिपेंड होगा एट रूम टेम्परेचर। ये सिंगल और डबल बॉन्ड में किस तरह ये इनका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर उस वक्त अ सिंगल रेजोनेंस इज़ फाउंड फ्रॉम द मिथाइल प्रोटीन, हाउएवर एज द टेम्परेचर इज़ लोअर दिस पीक फर्स्ट ब्रोडन्स एंड देन स्प्लिट इनटू 2 पीक्स। इसकी रीज़न क्या होगी? अ सिंगल प्रोटॉन रेजोनेंस corresponding to a single magnetic environment is expected from the carbene complex with a double bond between chromium and carbon and a single bond between chromium and carbon. The room temperature NMR is therefore as expected. However, the splitting of this peak at low temperature into two peaks suggested two different proton environment. Two environment are possible if rotation is hindered about the CO bond. A resonance structure from the complex can be drawn showing the possibility of some double bonding between carbon and oxygen. Where such double bonding significant cis and trans isomers, जिस वक्त में डबल बॉन्ड हमें ये इम्पोर्टेंस देता है कि वो सिज और ट्रांस आइसोमर उसके बन जाते हैं, और जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे। फिर इसकी एविडेंस डबल बॉन्ड करैक्टर की कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाटा। हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाटा प्रोवाइड करेगा विच शो आ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 133 pm compared with a typical CO single bond distance of 143 pm। ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्यों चेंज हो रही है, इसकी रीज़न है इज सफिशिएंट टू स्लो डाउन रोटेशन अबाउट द बॉन्ड इज that at low temperature protein NMR detect the cis and trans methyl protein separately। जो प्रोटोन NMR होगा वो सेपरेट हमें cis और trans की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लो टेम्परेचर पे। और फिर हाई टेम्परेचर पे देर इज़ सफिशेंट एनर्जी टू काज रैपिड रोटेशन अबाउट द सी ओ बॉन्ड। जिस वक्त हम टेम्परेचर उसे ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा रोटेशन होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, सो डैट एन एम आर सीन्स ओनली एन एवरेज सिग्नल विच इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ सिंगल पीक। उस वक्त हमें सिर्फ एक सिंगल पीक मिलेगी, हमें उस वक्त डबल पीक नहीं मिलेगी। जिस वक्त टेम्परेचर हमारे पास लो होगा तो हमें डबल पीक मिलेगी। जिस वक्त टेम्परेचर हाई हो जाएगा उसकी रोटेशन ज़्यादा काज होंगी तो उस वक्त हमें बस सिर्फ एवरेज सिग्नल मिलेगा और वो सिंगल पीक में ही हम उसे सारा ऑब्ज़र्व करेंगे। सिमिलरली जिस तरह हमने असाइल्स में उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक डाटा ऑब्ज़र्व किया आईटी बॉन्डिंग, इसी तरह इसमें भी आईटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होना चाहिए, जैसा कि ऑक्सीजन है डिलोकलाइज्ड ओवर 3 एटम्स। वो 3 एटम्स की वो जो डिलोकलाइज्ड होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। इस तरह फिर जिस वक्त आईटी इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन होगी, डिलोकलाइजेशन ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर 3 और मोर एटम प्रोवाइडेड एन एडिशनल मेजर ऑफ स्टेबिलिटी टू मैनी ऑफ द कम्प्लेक्सेस। ये एक एडिशनल हमारे पास स्टेबिलिटी को मेजर करने का आ गया है कि जिस वक्त डिलोकलाइजेशन हो जाएगी आईटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो वो ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, ये कहाँ पे इम्पोर्टेंस लाई होती है। कार्बेन कम्प्लेक्स अपेयर टू बी इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन ओलेफिन मेथेसिस रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट बनाता है ओलेफिन मेथेसिस रिएक्शन में। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास अल्कलाइडीन, और इसे हम कार्बाइन कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें मेटल और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
जैसा कि अल्काइंस में होता है। मैनी कार्बन कम्प्लेक्स आर नो एग्जाम्पल, मतलब ये बताया हुआ है कि मेटल के साथ डबल बॉन्ड कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड आर है। आर कोई भी अराइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एच हो सकता है, SIME मिथाइल हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। कार्बन कम्प्लेक्स वर फर्स्ट सेंथेसिस इन 1973। ये 1973 में पहली दफ़ा प्रिपेयर की गई थी एज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कार्बेन। जिस वक्त हम कार्बेन की ब्रेक डाउन करते, मतलब कार्बेन की प्रोडक्ट में, जिस वक्त कार्बेन एज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बेन कम्प्लेक्स विद लिविस एसिड, जिस वक्त लिविस एसिड और कार्बेन रिएक्शन का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो इस वक्त ये हमारे पास कार्बाइन कम्प्लेक्स आता है। एग्जाम्पल है मिथॉक्सी कार्बेन कम्प्लेक्स वाज फाउंड टू रिएक्ट विद लिविस एसिड। ये जिस वक्त मिथॉक्सी कार्बाइन कम्प्लेक्स और लिविस एसिड का रिएक्शन होगा, मतलब इस वक्त लिविस एसिड अटैक करेगी ऑक्सीजन पे, मिथॉक्सी कार्बन के ऑक्सीजन पे, तो फिर वो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बाइन कम्प्लेक्स या अल्कलाइडाइन कम्प्लेक्स होगा। इसके बाद ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। फिर इसके बाद फर्दर CO लूज़ हो जाएगा विद द हेलोजन कोऑर्डिनेटिंग इन अ पोजीशन ट्रांस टू द कार्बाइन। और फिर हमारे पास जो फर्दर फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो उसे हम अल्कलाइडाइन या कार्बाइन कम्प्लेक्स कहेंगे। फिर इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर की हुई है कार्बेन के साथ, मतलब CR/C बॉन्ड डिस्टेंस है 168 pm, कंसीडर शॉर्टर देन 204 pm फॉर द पेरेंट कार्बेन कम्प्लेक्स। कार्बेन कम्प्लेक्स में हमारे पास 204 pm उसकी डिस्टेंस होता है, बॉन्ड डिस्टेंस। और जिस वक्त ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा और 168 pm हो जाएगा। जिस वक्त इस एंगल की बात करेंगे तो वो हम 180 डिग्री एंगल नोट डाउन हम इसमें करते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल लाइन फॉर्म में अल्कलाइडीन होते हैं तो इनमें डेविएशन आ जाती हैं। ये लीनियर नहीं, प्रॉपर लीनियर ज्योमेट्री नहीं हम ऑब्ज़र्व कर सकते एंगल भी। तो हम 180 डिग्री एंगल इसका हो जाता है। वही रीज़न है कि डेविएशन काज हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इसमें, जैसा हम पहले असाइल्स और अल्कलाइडीन में कर चुके हैं। मतलब इस वक्त बॉन्डिंग इस वक्त इसकी होगी जिस वक्त कम्बिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 T बॉन्ड्स, जैसा कि ये एग्जांपल में बताया हुआ है। जिस वक्त एक सिग्मा बॉन्ड और 2 T बॉन्ड्स ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास कार्बेन, मतलब वो कार्बेन की बॉन्डिंग आएगी। जैसे कि कार्बेन लिगेंड हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन sp हाइब्रिड ऑन कार्बन। दिस लोन पेयर कैन डोनेट टू अ suitable orbital on Cr to form a sigma bond. In addition, the carbon has 2 p orbitals that can accept electron density from d orbitals on Cr to form T bonds. Thus, the overlap function of the carbene ligand is as both a sigma donor and an acceptor. जैसा कि इस एग्जांपल में ये सारा किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट उसकी कार्बाइन कम्प्लेक्स की सिंथेसिस बताई हुई है, जैसे कैसे वो मतलब प्रिपेयर हम कर सकते हैं। जैसा कि जिस वक्त लिविस एसिड को अटैक करवाते हैं कार्बन कम्प्लेक्स पे, जैसा कि हम ऊपर भी इसकी एग्जांपल पढ़ चुके हैं। तो जिस वक्त लिविस एसिड अटैक करेगी कार्बन कम्प्लेक्स पे तो हमारे पास फिर इंटरमीडिएट बनेगा और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्कलाइडाइन कम्प्लेक्स बनेगा। The synthetic routes for carbene complex and the reaction of these complex have been studied earlier. In some cases, molecules have been synthesized containing 2 or 3 of the types of ligand, such as alkyl, carbene, and carbene. Such molecule provides an opportunity to make direct comparison of length of metal, कार्बन, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब हम जिस वक्त ये मतलब तीनों हमारे पास असाइल्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कलाई जैसा कि अल्काइल में होता है, और उसके बाद
अल्कलाइडीन में डबल बॉन्ड होता है जैसा कि अल्कीन्स में होता है, और उन्हें हम कार्बेन भी कम कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट अल्कलाइडाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जैसा कि अल्काइन में होता है, और इसे हम कार्बाइन कम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर हमने इनकी बॉन्डिंग की कंडीशंस पढ़ी, कैसे ये बॉन्डिंग होती है, इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। फिर हमने इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ज़रिए हमने उसकी सारा स्पेक्ट्रम ड्रा किया, और स्पेक्ट्रम के ज़रिए हमने उसकी इंफॉर्मेशन ली कि उनके बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में होता है। जिस वक्त बॉन्ड इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होता जाएगा। और इसी तरह फिर हमने उसको कंपैरिजन किया लेंथ का, मेटल का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या उसकी बॉन्ड लेंथ होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बॉन्ड लेंथ। फिर इसी तरह हमने अलग अलग सबकी इम्पोर्टेंस डिस्कस की कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कम्प्लेक्स है, एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट के एज अ इंटरमीडिएट भी इन्हें हम एज अ इंटरमीडिएट भी यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू, दिस इज़ एंड ऑफ द असाइनमेंट।